बात सुन लें तो शायद मैं एक बात के लिए आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने बिल्कुल निश्चित किया कि जब धूप पूरी यहां आ जाए तब राव साहब को खड़ा कर दिया। लेकिन हम भी राजस्थान के नागरिक हैं, कड़ी धूप में परिश्रम करके राजनीति की दहलीज में आखेट करते हैं। कार्यकर्ताओं के परिश्रम का प्रतिफल है कि प्रत्याशी के रूप में मैं जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र का एक कार्यकर्ता इस लोकसभा में प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में निर्वाचित होने की प्रार्थना करने के लिए उपस्थित हुआ। मैं इस मंच के उन समस्त मनस्वी नेताओं को इस बात के लिए उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने यहां उपस्थित होकर अपने श्रीमुख से, अपने वाणी के माध्यम से जो मुझ जैसे व्यक्तित्व को आपने विश्वास की माला में इस प्रजातंत्र की व्यवस्था में शिरोधार्य करने का जो आपने विवेचन दिया है, मैं नतमस्तक होकर उसको स्वीकार करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। जयपुर की जिस विधानसभा के आंगन में ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं उस आंगन के उस व्यक्तित्व का आभार प्रकट करना चाहता हूं। जैसे आपके माता पिता ने आपका नाम महेंद्र रखा होगा, लेकिन आपके स्वयं के कृत आपके नाम को अपने कर्म के कर्म से जो आपने प्रतिपादित किया है, मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे इस बात का आत्मविश्वास होता था, कोई भी परिस्थिति हो, अभिव्यक्ति के लिए मुझे शब्दकोश से शब्द मिल जाते थे, लेकिन आज आश्चर्य में स्मरणीय अवसर आया है कि जितने भी लोगों ने अपने विवेचन रखे और आपकी उपस्थिति में आपने उसको शहादत प्रदान करी, पहली बार महसूस कर रहा हूं कि मेरे शब्दकोश के व्याकरण में आभार देने का शब्द मौजूद नहीं है। महाराष्ट्र के श्री चरणों में मैं अपनी बात को अभिव्यक्त करने की चेष्टा कर रहा हूं। ये मेरा सौभाग्य है महाराज कि आपके सानिध्य में मैं इस लोकसभा के प्रतिनिधि के रूप में, प्रत्याशी के स्वरूप में आपके समक्ष आपका आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पिछले 5 से 6 दिन में हर पत्रकार या विद्युत मीडिया ये बार बार प्रश्न करता है कि जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के लिए आपके पास में कौन सी ऐसी विशेष योजना है। ये एक विशेष परिस्थिति में चुनाव होने जा रहा है, लेकिन जब सारे ग्रह अनुकूल होते हैं ना, तो इस संसार में स्वरूप के आशीर्वाद का
अपने आप उदय हो जाता। अब बताइए, जहां मेरे परिवार की राजनीति कमला जी के सानिध्य में 1965 में निकली, आज उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के पुत्र मेरे साथ बैठे। आलोक बेनीवाल लालचंद जी ने अपने श्रीमुख से जो कुछ भी अभिव्यक्त किया, मैं शिरोधार्य करता हूं, लेकिन ये भी कहीं समय का उदय होने का वो स्वरूप है जो राजनीतिक ग्रहों को एक जगह कर रहा है। और ये सारे भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल ग्रह हैं। सनातन धर्म में ये बात विशेष से उल्लेखित है कि जब ग्रह अनुकूल होते हैं तो ये इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर भी आपको आशीर्वाद देने के लिए ईश्वर स्वयं आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित होता है। आज महाराज श्री की भूमिका एक संत के स्वरूप में है और एक ईश्वर के स्वरूप में भी है। आपका यहां पधारना, बाल मुकुंदाचार्य जी का यहां पधारना मेरे इस वाणी को सत्यता प्रदान करता है। मैं महाराज एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं। दार्शनिक लोगों ने एक बार प्रतिस्पर्धा करी कि भारत राष्ट्र के जितने प्रदेश हैं उसमें सबसे उत्तम प्रदेश कौन सा। तो दक्षिण भारत ने यह कहा, हम इस राष्ट्र की आधार हैं कि हम इस राष्ट्र के पाव। और हमारे प्रभारी महोदया पधारी भी हैं, महाराष्ट्र की हैं। महाराष्ट्र और गुजरात वालों ने यह कहा और पूर्व उत्तर राज्य ने कहा, हम इस राष्ट्र की भुजाएं। कश्मीर, हिमाचल, पंजाब ने कहा, हम इस राष्ट्र का मस्तिष्क है। मध्य प्रदेश ने यह बात कही, हम इस राष्ट्र का वक्षस्थल है। राजस्थान चुपचाप बैठे देखता है। उन्होंने कहा कि ईश्वर के श्री विग्रह के शरीर के तो सारे स्थान इन्होंने ले लिए। तो राजस्थान की माटी का एक किसान अन्नदाता खड़ा हुआ, उसने कहा, आप इस राष्ट्र के शरीर हो सकते हो, लेकिन इस राष्ट्र का चरित्र तो राजस्थान है। आज इस राजस्थान प्रदेश में 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों का चुनाव होने जा रहा है। 19 तारीख को आपको इस जनता को आग्रह करके भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल उनका मतदान कराना। मैं बात वहीं आपको ले जाकर दे रहा हूं। पत्रकार महोदय ने कहा था कि आखिर आप जयपुर ग्रामीण लोकसभा को किस दृष्टिकोण से देखते हैं और आपके पास में क्या विशेष प्रायोजन है। अब मैं निवेदन करता हूं, इस देश का प्रधान सेवक प्रधानमंत्री इस बात के लिए लालायित है कि इस देश को संसार में प्रथम शक्ति के स्वरूप में शास्त्र उचित मर्यादा से स्थापित करूं। संसार ये कहता है, अगर पूरे संसार में कोई सबसे नौजवान देश है तो भारत। पूरे संसार की औसत उम्र, जिसको मीडियम एज कहते हैं, वो 30 को पार कर चुकी। भारत की औसत मीडियम एज आज 28 वर्ष।
इसलिए भारत सबसे नौजवान देशों में से एक है। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस लोकसभा का इससे क्या संबंध। अब मैं आपको निवेदन करता हूं, भारत की जो स्थिति पूरे संसार में है, तो भारत के प्रदेशों की स्थिति अपने राष्ट्र में क्या है। दक्षिण भारत की औसत मीडियम एज 38। जो भारत की स्थिति संसार में है, वो राजस्थान की स्थिति राष्ट्र में। 5 ऐसे प्रदेश हैं जिसमें राजस्थान अव्वल है, जहां का नागरिक सबसे ज्यादा नौजवान है, जहां औसत एवरेज 38 बरस है। वहां जिस प्रदेश में मैं खड़ा होकर बोल रहा हूं, यहां की 26। अगर भारत संसार में आंखें कर रहा है, तो राजस्थान भी राष्ट्र के प्रथम राज्य के स्वरूप में अपनी चुनौती को स्वीकार किया। आपके माध्यम से अगर निर्वाचित होकर भारत के संसद में लोकसभा के प्रतिनिधि के रूप में अगर निर्वाचित हुआ, तो ये सुनिश्चित किया जाएगा कि राजस्थान के नवयुवकों की जो तासीर है, उनका जो राष्ट्र के प्रति योगदान होना चाहिए, और जब राष्ट्र के प्रति होगा तो संसार के प्रति भी होगा, उसको सुनिश्चित करने के लिए वो सारे कार्यक्रम और सारी योजनाएं यहां धरातल पर उतारने का हम के अनुरूप अपने आश्रम को स्थापित करके अपनी प्रतिबद्धता का कर्तव्य निष्ठा से निवारण करने का मैं आपको विश्वास देता हूं। तकरीबन ये धूप पूरी आ चुकी है। मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं, लालचंद जी, एक बात आप फरमाएं। जब से भारत आजाद हुआ और जब से चुनाव होने लगे, हर राजनीतिक दल के घोषणा पत्र में 3 चीजें स्थायी रूप से होती: किसान, गरीब और ग्राम। 50 बरस के एक राजनीतिक दल के शासन ने इन तीनों को एक दूसरा का पर्यायी बना दिया। एक घोषणा पत्र बता दीजिए जिनमें इन 3 शब्दों का उल्लेख न हो: भारत के किसानों का, अन्नदाताओं का, भारत के गरीब का और भारत के काम। 10 बरस का वर्तमान केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार, और 5 बरस का वो कालखंड जो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। उन्होंने इन तीनों चीजों को साथ, आप सब इस बात के साक्षी हैं। गांव तक कभी कोई सड़क केंद्र बनाता था? ये राज्य का विषय है। एक एक गांव को सुगम मार्ग से जोड़ा। अमेरिका के एक राष्ट्रपति से ये पूछा गया कि आपके राष्ट्र में इसलिए विकास है क्योंकि आप यहां से विकसित देश की परिभाषा में आपने सड़कों का विकास किया। उसने ये कहा, नहीं, मैं विकसित हूं इसलिए सड़क नहीं, ये सड़क मैंने बनाई, इसी से विकास इस गांव तक पहुंचा। ये संसाधनों का उपलब्ध होने का उत्तम मार्ग। और जब हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रतिपादन किया, तो आज
वर्ष बाद भी वो सड़क अपनी कहानी, अपना तर्क और अपना विवेचन स्वयं प्रस्तुत करती है। आप सब किसान हैं, अधिकतर किसान हैं। एक बात मैं आपके बीच में निवेदन करना चाहता हूं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से सुनना। 1966 में लालचंद जी पहली बार भारत के खाद्य सुरक्षा के खाद्यान्न का पैमाना संग्रह किया गया। 1966 में हमारे पास में प्रत्येक नागरिक का खाद्य सुरक्षा का जो पैमाना वो 464 ग्राम। 2015 में जब नरेंद्र मोदी जी आए, एक बात शासक की कर रहा हूं, वो आए 2014 यानी सरकार बनी 2014 के मध्य के उपरांत। उनको विरासत में क्या मिला? 66 से लगाकर 2015 तक वो पैमाना 466.8 दशमलव बढ़ा, यानी 0.8 बढ़ा। आज जब मैं यहां खड़े होकर ये बात कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति इस बात को अपने स्तर पर जाकर इस बात का शोधन कर ले। आज मैं खड़ा हूं तो दो चीज 60 वर्ष में नहीं हुई। उस 7 वर्ष का पैमाना हमने 484 को पार करके 515 तक ले आए। 50 वर्ष के राजनीति के इतिहास में उस अन्नदाता के खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति सुरक्षा का कवच हम आधा किलो भी नहीं कर पाए। अगर हमें अपने पड़ोसी देशों से प्रतिस्पर्धा करनी है, अगर मैं इसको 900 ग्राम तक लेके आऊंगा तो मुझे 9 लाख हेक्टेयर भूमि की और आवश्यकता होगी, और 9 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित रूप में जब तक उपलब्ध नहीं होगी तब तक एक खाद्य सुरक्षा हम प्रदान नहीं कर सकते। इसीलिए राष्ट्र के रूप में और राष्ट्रीय योजना के रूप में नदी से नदी जोड़ने की योजनाएं पूरे राष्ट्र में लागू हुई। 5 वर्ष तक ईस्टर्न राजस्थान कैनाल के नाम पर भाषण होते रहे। बार बार केंद्र की सरकार ये कहती रही, आप सिर्फ चंबल नदी के पानी तक सीमित मत रहिए, आप राजस्थान में और राजस्थान के पड़ोसी प्रदेशों में जो नदियां बह रही हैं, इन नदी से नदी जोड़ने की योजना लेके आइए, जिससे हम उसको केंद्र से वित्त पोषित कर सकें। मैं दूसरे शब्द पे आया, गांव अब आ गया किसान। ये योजना सीधा किसान को लाभ पहुंचाती है। 5 वर्ष में चिट्ठियां जाती रही, लेकिन नदी से नदी जोड़ने की परियोजना पर धरातल पर कोई कार्य नहीं। वर्तमान भजन लाल जी की सरकार जब आई तो प्राथमिकता पर इस विषय को लिया, और आज एकीकृत ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना नदी से नदी जोड़ने की परियोजना के रूप में भारत सरकार ने सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। और इस बात का उल्लेख कुलदीप जी भी कर चुके हैं, कोटपुटी के विधायक भी कर चुके हैं। जो भूभाग आपके इस क्षेत्र में आता है लालचंद जी, उसमें कालख भी है। उसमें आपका भी है। अच्छा, एक और आपको बात बता दूं, कई बार शापरा, ये बात तुम सुनना, कई बार ये शापरा वाले ये बात उठाते हैं, इसमें शापरा को क्या फायदा होगा। मैं
प्रत्याशी तो पूरा का पूरा लोकसभा का हूं, लेकिन इस बात को कैसे भूल जाऊं कि मेरे अस्तित्व में शाहपुरा का बहुत बड़ा भाग है। शाहपुरा विराटनगर में 3 बांध, जमानपुरा का आप सबने देखा होगा, त्रिवेणी नदी पर महाराज श्री को आगे नीचे आकर जमानपुरा में बांध, छितौली का बांध कुलदीप जी आपके, बुचारे का बांध आपने पानी जमा रामगढ़ तो उसका हृदय स्थल है ही। लेकिन इस बात के लिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, 30 जून तक विस्तृत डीपीआर तैयार हो जाएगी और पेयजल की व्यवस्था से जयपुर ग्रामीण की तकरीबन 100% विधानसभाएं पेयजल के पानी के लिए सुसज्जित हो जाएंगी और कृषि के सिंचाई के लिए इन बांधों पर पानी लाकर इन स्रोतों पर छोड़कर जो कृषि के उपयोग के लिए धीरे धीरे नीचे के पानी का सतह जब ऊंचा आएगा तो ये ट्यूबवेल को भी चार्ज करेगी। और इस योजना में पहले ये 80,000 हेक्टेयर तक सीमित, यही है क्या कोई गड़बड़ है? सही अब ये 2,80,000 जिस खेत में खेती होनी चाहिए, जिस अन्नदाता के लिए हम सबको संवेदनशील होना चाहिए, आज भारत की सरकार ने राजस्थान की सरकार के प्रयास के उपरांत इस बात को स्वीकार किया और अगले 3 महीने के भीतर भीतर इस योजना को हम धरातल पर उतार दें। एक स्वाभाविक प्रश्न पूछेंगे ये जितने भी रिकॉर्डिंग कर, योजना तो उतार दोगे, पूर्ण कब करोगे? स्वाभाविक प्रश्न है आपके भी। अब मैं हल्की बात नहीं कर रहा, गंग नहर जब बनी थी उसके बाद में एक नहर का कार्य और चालू हुआ था देश के आजादी के बाद में, जिसको हम राजस्थान कैनाल कहते थे। बाद में हमारी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के नाम से वो इंदिरा गांधी कैनाल के नाम से कितने बरस लगे इस कैनाल? जब पिता नौजवान था तब ये योजना लागू हुई और पोता नौजवान हुआ तब जाकर ये पूरा। अब आप पूछोगे कि आपका इससे क्या संदर्भ? उत्तर दे दिया। उन्होंने 3 पीढ़ी ली इस योजना को पूरी करने की। भगवान आपकी उम्र 100 बरस की करे, लेकिन इस बात को हम आपको आश्वस्त करते हैं, ये वो प्रधानमंत्री है जो शिलान्यास भी करता है और अपने हाथों से उद्घाटन भी कर देता है। लालचंद जी, आलोक जी, राजेंद्र जी, आप सब पधारे, आपका हृदय से स्वागत करते हैं। ईश्वर ने अगर हमारा साथ रखा और नेतृत्व प्रधानमंत्री जी का रहा, आप जिस राजनीतिक दल में उद्घाटन नहीं कर सके, इस राजनीतिक दल में हम आपसे उद्घाटन करेंगे। अयोध्या में अभी क्या हुआ? राम मंदिर, रामलला के मंदिर का प्रधानमंत्री के हाथों लोकार्पण, जीर्ण उद्धार के उपरांत
उसका लोकार्पण है। वो रघु के कुल का मनस्वी ईश्वर था। आदरणीय रघुकुल की रीत भी एक है कि जो बात वाणी से कह दी गई उस वचन को निभाने की भी प्रेरणा हमें मिलती है। इसलिए कहते हैं कि रघुकुल नीत सदा चली आई, प्राण जाए लेकिन वचन न जाए। एक विषय अभी आपके बीच में नहीं रखूंगा, निर्धनता का। लेकिन एक ये जो बच्चे हैं ना जो खूब मोबाइल चलाते हैं, थोड़ी देर के लिए यूट्यूब मत देखना, और कुछ ऐसे विषय में आपको देके जाता हूं। आपको 2014 में जब ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, 24,000 करोड़ ऐसे नहीं, 24 करोड़ हजार ऐसे लोग बात थे जो अत्यंत गरीबी की रेखा के नीचे, अत्यंत गरीब थे। आज 10 वर्ष बाद में उसी का डाटा है। ये 24,000 घटकर 3 करोड़ तक सीमित। और सोच के बजा बताइए, 24 करोड़ गरीबी की रेखा से नीचे, जिसको हम ह्यूमन हंगर इंडेक्स कहते हैं, 20 करोड़ व्यक्ति उससे रेखा से। मैंने 3 विषय कहे थे। एक दशक इस राजनीतिक दल की सरकार को हुआ जो काम 5 दशक में नहीं हुआ। मैंने 3 विषय रखे, तीनों विषयों का मैंने आपको संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया है। इतना कर्तव्य निष्ठा से भारत की केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवेदनशील होकर कार्य करती है। मैं ये मानता हूं ये तीनों चीज किसी जात को देखकर नहीं आती। गरीबी कभी भी आपकी जात को नहीं पूछती। गांव में जो रहता है हर जाति का रहता है, और किसान भी हर। मैंने कहा था हमारे 4 प्रमुख स्तंभ हैं। किसान, गरीब, नौजवान, मातृशक्ति, और चौथी चीज में मैं नहीं कह रहा था, वो मैं कहता था आरक्षण देने की व्यवस्था भी कानूनन रूप से हमने, चारों विषयों को हमने साथ। आलोक जी, आप और लालचंद जी पधारे भी तो बहुत हमारी परीक्षा ली, लेकिन हम भी यूं छोड़ने वाले नहीं थे। इस परीक्षा में हम पूरे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं। अब आपसे अपेक्षा करते हैं कि उसी का ध्यान में रखते हुए इस नया चीज को भी उत्तीर्ण कर देना, यही मेरी आपसे निवेदन है, उस जनता से निवेदन। मैं उस राजनीतिक दल का प्रत्याशी जिस दल ने पारदर्शिता से अपने विषयों को आपके बीच में रखने का श्रम किया है। रातों रात समस्याओं का हल नहीं होता, लेकिन प्रयास करने से समस्या हल हो जाती है। मैं भी आपके साथ में मिलकर आपकी समस्याओं को हल करने का आपको विश्वास देता हूं। आशा करता हूं कि आपके आशीर्वाद लायक ये शरीर रहेगा और आप अपनी श्री विग्रह से मुक्त हाथ उस मत का दान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।